वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमिक का जो है थर्ड चैप्टर है, जिसका पार्ट 1 हम देखेंगे ए वाला। ठीक है, तो 3A डिमांड एनालिसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम मीनिंग के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और कुछ हम डेफिनेशंस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो हमने जो है सेकेंड चैप्टर पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस सेकेंड चैप्टर को देख लीजिए, देन आफ्टर डिमांड एनालिसिस आप शुरू करिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं क्या दिया है। You have already studied the concept of utility in the previous chapter. Utility is the basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. This chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is the concern विथ कस्टमर बिहेवियर। तो क्या बोला गया है कि यूटिलिटी जो मैंने अभी तक बताया कि सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, कि सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ ऐसे दिए जो इस चैप्टर से जुड़े हुए है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत कुछ ऐसे बताया जो कि यूटिलिटी से ही जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर ही बेस है। यूटिलिटी में आपने देखा था कि किस तरीके से डिज़ायर हर पर्सन्स के चेंज होते रहते हैं और डिज़ायर्स होते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डिमांड के बारे में कि यूटिलिटी तो डिमांड को क्रिएट नहीं करता था, यूटिलिटी बस अपने ज़रूरतें को पूरा करता था, डिमांड के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन ये चैप्टर जो है यूटिलिटी के साथ साथ डिमांड के बारे में भी सोचेगा, डिमांड के बारे में भी बताएगा। तो देखते हैं मीनिंग क्या दिया गया है डिमांड का। तो मीनिंग ऑफ डिमांड देखते हैं। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। Desire means to have something. In economist, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. तो सिंपल क्या बोला है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डिमांड का मतलब है डिज़ायर्स, इच्छा। ठीक है, और उस इच्छा का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके पास होना, जो भी आपका डिज़ायर हो रहा है वो सामान, वो ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स, कई सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला है कि विलिंग कब कब जनरेट होता रहता है, और अगर विलिंग जनरेट हुआ है तो आपके पास क्या एबिलिटी है उसको पे करने की। तो ये सब बताया गया मीनिंग ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। थर्स्ट, डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांडेड। तो क्या बोला गया कि डिमांड क्या है, डिज़ायर से ही पैदा होते हैं, लेकिन सारे डिज़ायर डिमांड नहीं हो सकते। सब डिमांड जो है डिज़ायर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे डिज़ायर्स डिमांड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो डिमांड का जो है फॉर्मूला दिया गया है, आपके सामने देख सकते हो कि डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस और एबिलिटी टू पे। तो ये जो है आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, कि डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, अब डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस क्या क्या दिए गए हैं तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहम, क्या बोलते हैं बेनहम, द डिमांड फॉर एनी थिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बाउट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ठीक है, तो क्या बोला है कि डिमांड क्या है, किसी भी चीज़ों का डिमांड कर सकते हैं जो कि उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो प्राइस दिया गया है। तो प्राइस कैसे दिया रहेगा, समय के हिसाब से रहेगा, यूनिट के हिसाब से रहेगा, उसके हिसाब से प्राइस का डिसाइड रहेगा। तो जो फॉलोइंग फीचर्स है डिमांडेड का, वो क्या क्या हो सकते हैं। डिमांड इज़ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब डिमांड जो है आपसे जुड़ा हुआ है, आपके कंसेप्ट पे ही डिपेंड करता है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, डैट इज नोन एज रिलेटिव कंसेप्ट। आगे देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है रिलेटिव कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद डिमांड इज़ एसेंशियल एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। और डिमांड जो है ये भी तय करता है कि आपके टाइम के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कौन क्या डिमांड करोगे, और प्राइस के ऊपर भी डिपेंड है कि आपका डिमांड कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि डिमांड शेड्यूल इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो क्या बोला गया है कि डिमांड शेड्यूल जो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, आगे हम देखेंगे। तो डिमांड शेड्यूल के अंदर दो टाइप के डिमांड हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो सकता है और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो सकता है।
तो पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में, देन आफ्टर हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या दिया है? इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कस्टमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग a given period of time. Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantity of commodities that an individual's consumers is prepared to buy at various price over a given period of time. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या बताया गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है जितना भी डिमांडेड हो रहा है, जो भी प्राइस पे, जो भी समय पे, वो इंडिविजुअली पर्सन्स के लिए हो रहा है, इंडिविजुअली कस्टमर्स के लिए किया जा रहा है। और ये जो है एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी, कमोडिटीज़ दिए गए हैं उस इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, और वो खरीद रहा है या प्रिपेयर हो रहा है खरीदने के लिए उस प्राइस के हिसाब से। आपके सामने एक शेड्यूल दिया गया होगा, आप देख सकते हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसके अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है और क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करूँ तो एक्स के अंदर दिया है 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए हैं प्राइस के। और क्वांटिटी, अगर 10 प्राइस जो है रुपीज़ दिया है तो वो 10 रुपीज़ का है, तो डिमांड कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, इसलिए डिमांड कम हो गया। अगर मैं बात करूँ कि प्राइस थोड़ा कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो गया। और अगर हम बात करें कि प्राइस और कम हो गया तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्राइस और कम हो गया तो और डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्राइस और कम हो गया तो और ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होगा। इन द सेंस कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जब ज़्यादा था तो डिमांड कम था, और प्राइस जैसे ही कम होते गया वैसे डिमांड इंक्रीज़ होते गया। ठीक है, अगर कर्व की बात करें तो कर्व आपके सामने देख सकते हो आप लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या दिया गया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जब डिमांड 10 था तो क्वांटिटी कम था, और जैसे जैसे प्राइस कम होते गया वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होते गया डिमांड का। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाएगा। डैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस दोनों मिला के यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉर ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. Market demand schedule is a tabular representation showing different quantity of commodity which all consumers are prepared to buy at various price over a given period of time. तो क्या बोला गया कि मार्केट डिमांड का मतलब है कि उस जगह पे इंडिविजुअल पर्सन नहीं होंगे, वहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर हर पर्सन्स के बारे में हम बात करें तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आ जाएगा, और हम सब पर्सन्स के बारे में बात करें, सारे के सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करें तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसे भी हम टैबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, अदर देन टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसे। तो आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक्स दिया है प्राइस, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे 10, 8, 6, 4, 2, यानी कि ज़्यादा से कम हो रहा है। अब क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर्स का देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ कंज्यूमर जो है ज़्यादा खरीदेंगे, कुछ कंज्यूमर कम खरीदेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया है कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। तो कंज्यूमर ए ने 5 kg खरीदा है, कंज्यूमर बी ने 10 kg खरीदा है, कंज्यूमर सी ने 15 kg खरीदा है। जब प्राइस 10 था, 8 था तो कंज्यूमर ए का भी डिमांड बढ़ गया, कंज्यूमर बी का भी बढ़ गया, कंज्यूमर सी का भी बढ़ गया। जब प्राइस 6 हुआ तो यहाँ पे कंज्यूमर का और डिमांड बढ़ गया, यानी कि धीरे धीरे जैसे प्राइस लो होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज़ होते जा रहा है। यहाँ पे भी सेम हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल तो है नहीं, ये मार्केट के हिसाब से कंज्यूमर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे मार्केट मतलब टोटल कंज्यूमर का मतलब होता है कि सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 3 कंज्यूमर लिया था, तो 3 कंज्यूमर का हम यहाँ पे ऐड करते हुए चलेंगे। जब हम प्राइस 10 की बात करें तो मार्केट डिमांड कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। जब हम प्राइस 8 की बात करें तो मार्केट डिमांड जो है और इंक्रीज़ होकर 45 हो गया, 6 हो गया तो और इंक्रीज़ हो गया, धीरे धीरे जब 2 पे आया तो और इंक्रीज़ हो गया, 90 तक पहुँच गया। तो ये क्या हुआ? सिंपल कि जैसे इंडिविजुअल का डिमांड इंक्रीज़ होते गया वैसे ही मार्केट डिमांड भी सारे कंज्यूमर्स का प्राइस लो होने की वजह से इंक्रीज़ होते गया।
अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो मार्केट डिमांड कर्व भी आपके सामने दिख रहा होगा कि इस ऐसे दिया गया है कि यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व भी जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था, प्राइस के ऊपर डिपेंड था इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड, वैसे ही यहाँ पर भी प्राइस के ऊपर डिपेंड रहेगा मार्केट डिमांड भी। तो ये भी सिंपली जैसे आपको आंकड़ा मिला था प्राइस ऑफ एक्स और डिमांडेड क्वांटिटी इन केजीज, वैसे ही यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना इम्पोर्टेंट था तो आप लोग याद रखोगे, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड विद दिस कंटेंट, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।